Hello friends, hope you all are doing well. Today's topic is zinc oxide. This is the third emerging material which we are going to discuss in this series. We have already discussed about graphene and carbon nanotubes. So let's start with zinc oxide. Introduction. As the name suggests, zinc oxide, it is the compound of zinc and oxygen atom. ZNO is a white powder that is insoluble in water and it is widely used as an additive in numerous materials and production including rubbers, plastic, ceramic, glass, cement, lubricants, paints, ornaments, adhesives, sealants, pigments, foods, batteries, फेरिट्स, फायर रिटर्डेंट्स एंड फर्स्ट एड टेप्स. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं. इसको एज अ एडिटिव मटेरियल यूज किया जाता है न्यूमरस एप्लीकेशंस में फॉर फॉर्मिंग न्यूमरस प्रोडक्ट्स एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर. ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके का मिलता है जिंक ऑक्साइड. ठीक है, जो एक पाउडर के फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है. जनरली रेड और ग्रीन कलर का भी होता है, लेकिन जो वाइडली यूज किया जाता है दैट इज इन व्हाइट कलर. ठीक है, और इसके न्यूमरस एप्लीकेशंस है. एज ए एडिटिव यूज किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स में. ठीक है, लाइक रबर्स, प्लास्टिक, सेरेमिक, ग्लास एंड सो मेनी अदर्स. ठीक है, जिंक ऑक्साइड इज अ वाइड बैंड गैप. ये इंपॉर्टेंट है. जिंक ऑक्साइड इज अ वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर ऑफ द सेकेंड एंड फोर्थ सिक्स सेमीकंडक्टर ग्रुप. ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड क्या है? वाइड बैंड गैप है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है. जैसे ग्रेफीन क्या था, वो नो बैंड गैप था, उसमें कोई बैंड गैप नहीं था. और जो जिंक ऑक्साइड है ये वाइड गैप बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर. ठीक है, ऑफ सेकेंड एंड सिक्स सेमीकंडक्टर ग्रुप. Next is the native doping of semiconductor ZNO is N type. ठीक है, यानी कि जो जिंक ऑक्साइड का नेटिव नेचर होता है, नेटिव डोपिंग होती है, वो एन टाइप की होती है. यानी कि जो जिंक ऑक्साइड है ये एक सेमीकंडक्टर है जो कि कैसे वर्क करता है? एन टाइप की तरह वर्क करता है. ठीक है, विदाउट एनी डोपिंग. इसमें अब अभी कोई भी डोपिंग नहीं करी है, केवल जिंक है और ऑक्साइड है. ठीक है, तब भी ये जो वर्क कर रहा है वो एन टाइप की तरह वर्क कर रहा है. ठीक है, तो विदाउट एनी इंटेंशनल डोपिंग जिंक ऑक्साइड इज वर्क एज एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब क्यों ऐसे वर्क करता है, इसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है. बहुत सारे रिसर्चर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं. कोई ये कहता है कि केमिकल जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से जिंक ऑक्साइड को बनाया जाता है, उसकी वजह से इसके अंदर एन टाइप प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सेमीकंडक्टर की. ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जिंक ऑक्साइड जब बनता है तो इसमें कई सारे अनइंटेंशनल हाइड्रोजन एटम्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन इम्प्योरिटीज आ जाती है, जिसकी वजह से इसका नेचर जो है वो एन टाइप में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन अभी भी कोई भी कंफर्म थ्योरी नहीं है क्यों जिंक ऑक्साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करता है. ठीक है, तो ये तो हो गया अनइंटेंशनल एन टाइप सेमीकंडक्टर. अगर हमें कंट्रोलेबल एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, ठीक है, कंट्रोलेबल एन टाइप मतलब जो एन टाइप की प्रॉपर्टी है, हाईली डोप्ड, लाइटली डोप्ड, इस तरीके का अगर हमें कंट्रोल करनी है डोपिंग, तो हम कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे तो हम डोपिंग की, इसमें डोपिंग की ही नहीं है, उसके बाद भी ये एन टाइप है, तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके रीजन ही पता नहीं है क्यों ये एन टाइप की तरह वर्क कर रहा है, तो उसको कंट्रोल करना पॉसिबल ही नहीं है. अगर हमें ऐसा जिंक ऑक्साइड चाहिए जिसको हम कंट्रोल कर सकें, जिसकी एन टाइप कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल किया जा सके, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसके दो मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड ये है कि जो जिंक है इसको रिप्लेस कर दिया जाए थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ. ठीक है, थर्ड ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट? एल्यूमिनियम, गैलेनियम और इंडियम. ठीक है, जिंक को रिप्लेस कर दिया जाए
थर्ड ग्रुप के एलिमेंट एल्यूमिनियम, गैलेनियम या फिर इंडियम के साथ, तो ये जो बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड या गैलेनियम ऑक्साइड या इंडियम ऑक्साइड, वो एक कंट्रोलेबल एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, जिसकी एन टाइप कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड ये है कि ऑक्सीजन जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। सेवन ग्रुप का एलिमेंट मतलब क्लोरीन या फिर आयोडीन के साथ। ठीक है, तो भी ये कंट्रोलेबल एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ये दो मेथड हैं जिनसे कंट्रोलेबल एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, और अदरवाइज जो बेसिक नेचर होता है जिंक ऑक्साइड का वो एन टाइप ही होता है, लेकिन उसमें जो एन टाइप प्रॉपर्टी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कितना ज्यादा उसके अंदर नेचर होगा एन टाइप का, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाईली डोप्ड होंगे, लाइटली डोप्ड होगा, तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि वो एन टाइप होगा। ठीक है, अब बात रही पी टाइप की कि हम जिंक ऑक्साइड को पी टाइप कैसे बना सकते हैं। तो वो बहुत डिफिकल्ट है बनाना, क्योंकि जो पी टाइप डोपेंट्स होते हैं वो ये ऑलरेडी एन टाइप है इसका बेसिक नेचर, तो इसको पी टाइप बनाने के लिए पी टाइप डोपेंट इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डोपेंट डालना पड़ेगा जो होल क्रिएट करें जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हो उनके लास्ट सेल में, लेकिन वो इसमें सॉलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए इसको पी टाइप बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये मोस्टली जो हमें मिलता है नेचुरल उसमें वो एन टाइप का ही मिलता है। ठीक है, now this semiconductor has several favorable properties including good transparency, high electron mobility, wide band gap and strong room temperature luminance। ठीक है, तो ये इसकी वो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको इमर्जिंग मटेरियल्स फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चूज किया गया है। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है? गुड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है जिसकी वजह से ये क्या होगा? गुड कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। वाइड बैंड गैप होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रूम टेम्परेचर पर ल्यूमिनेंस होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके इसको इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर माना जा रहा है। Those properties are valuable in emerging applications for transparent electrodes in liquid crystal display। ठीक है, LCDs में जो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स बनते हैं उसके लिए इसको इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एनर्जी सेविंग और हीट प्रोडक्शन विंडोज, ठीक है, प्रोटेक्टिंग विंडोज, एनर्जी सेविंग और हीट प्रोटेक्टिंग, क्योंकि ये इसके अंदर हीट रिटार्डेशन प्रॉपर्टी भी होती है, यानी कि हीट से ये प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसी विंडोज जहां पे हीट प्रोटेक्शन की जरूरत है वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एज थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स एंड लाइट एमिटिंग डायोड्स, और इलेक्ट्रॉनिक्स में थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के मैन्युफैक्चरिंग में और लाइट एमिटिंग डायोड्स यानी कि एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूजेस हो गए और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जो जिंक ऑक्साइड को एक इंपॉर्टेंट मटेरियल बनाता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। एज एक्सप्लेन्ड प्रीवियसली, जिंक ऑक्साइड हैज अ रिलेटिवली लार्ज डायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, इसका जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है वो बहुत लार्ज होता है, अराउंड 3.3 EV एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मली जो सिलिकॉन होता है उसका कितना होता है? 1.1 EV होता है, जर्मेनियम में 0.7 EV होता है बैंड गैप, तो उसके कंपैरिजन में ये 3.3 EV बहुत ज्यादा बैंड जो गैप हो गया बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एडवांटेज एसोसिएटेड विद लार्ज बैंड गैप इंक्लूडिंग हायर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, अगर डायरेक्ट बैंड गैप की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है जिसपे क्या होता है ब्रेकडाउन हो जाता है वो वैल्यू भी हाई होगी। ठीक है, पहले आपको 3.3 EV क्रॉस करना होगा, उसके बाद ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, एबिलिटी टू सस्टेन लार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड, लोअर इलेक्ट्रॉनिक नॉइज एंड हाई टेम्परेचर हाई पावर ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसका जो ये लार्ज बैंड गैप है इसकी वजह से इसमें हायर
ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है इसकी, ठीक है। सस्टेन लार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जल्दी ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, कम ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ये लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सस्टेन कर सकता है। लो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज, क्योंकि बैंड गैप की डिस्टेंस ज्यादा है तो जो नॉइज होती है उसकी कोलिजन की वजह से, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से जो नॉइज होती है वो इसमें बहुत कम होती है, और हाई टेम्परेचर और हाई पावर ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है ये, ठीक है। The band gap of zinc oxide can further be tuned 3 to 4 eV by its alloying with magnesium oxide and cadmium oxide, ठीक है। और इसके बैंड गैप को हम चेंज भी कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड के साथ, अगर इसकी अलॉइंग कर दे तो, ठीक है। Most zinc oxide has n-type character even in the absence of unintentional doping, और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जिंक ऑक्साइड होता है उसका करेक्टर एन टाइप होता है, जबकि उसमें कोई भी इंटेंशनल डोपिंग नहीं की जाती है, स्टिल इट वर्क एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन, अब कैसे जिंक ऑक्साइड का प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो डिफरेंट मेथड से जिंक ऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रियल यूज जिंक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट लेवल ऑफ 105 tons per year by following main methods, ठीक है। पर ईयर अराउंड 105 tons प्रोड्यूस किया जाता है डिफरेंट मेथड से। तो फर्स्ट मेथड है इनडायरेक्ट प्रोसेस, सेकंड मेथड इज डायरेक्ट प्रोसेस, थर्ड वन इज वेट केमिकल प्रोसेस। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाता है वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और वेट केमिकल प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। और एक स्पेशल, अगर हमें स्पेशल टाइप के जिंक ऑक्साइड चाहिए, लाइक कुछ कलर वाले जिंक ऑक्साइड्स होते हैं ग्रीन और रेड कलर्स में, ठीक है, या कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिंक ऑक्साइड के, अगर हमें वो दोनों चाहिए किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए तो हम लेबोरेटरी सिंथेसिस या फिर जिंक ऑक्साइड नैनो स्ट्रक्चर प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। तो मेनली जो 3 प्रोसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और वेट केमिकल प्रोसेस होते हैं, और ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमें इस टाइप के चाहिए तो हम इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज जो कमर्शियल यूजेस के लिए यूज होता है वो ये 3 मेथड होते हैं। नाउ द फर्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच प्रोसेस, ठीक है, इसको फ्रेंच प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटालिक जिंक होती है इसको मेल्ट करके ग्रेफाइट क्रूशिबल में मेल्ट करके वेपराइज किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, अराउंड 907 डिग्री सेल्सियस और टिपिकली 1000 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपरअप्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जो जिंक वेपरअप्स होते हैं उनको रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन इन द एयर, जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में एयर में ऑक्सीजन है उसके साथ इन जिंक वेपरअप्स को रिएक्ट कराते हैं और फिर मिलता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रॉप इन इट्स टेम्परेचर एंड ब्राइट ल्यूमिनेंस, ठीक है। तो वो एक ड्रॉप के फॉर्म में, जो कि उसका टेम्परेचर हाई होता है और ब्राइट, यानी कि जो उनकी ल्यूमिनेंस होती है बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, उस फॉर्म में फिर जिंक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू अ कूलिंग डक्ट एंड कलेक्टेड इन अ बिग बैग हाउस, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक कूलिंग डक्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहले कूल करते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो वेपरअप्स थी वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्ट कर रही थी, तो उसके बाद उनको कूल किया जाता है, देन उनको कलेक्ट कर लिया जाता है एक बैग हाउस में, ठीक है। दिस इनडायरेक्ट मेथड वाज पॉपुलराइज्ड बाय ली क्लेयर फ्रॉम फ्रांस इन 1844, और इसी की वजह से ये जो टोटल प्रोसेस है इसको फ्रेंच प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस के ली क्लेयर ने इसको यूज किया था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज डायरेक्ट प्रोसेस, इसको अमेरिकन प्रोसेस भी बोलते हैं। द डायरेक्ट और अमेरिकन प्रोसेस स्टार्ट विद डाइवर्स कंटामिनेटेड जिंक कंपोजिट, तो जिंक के डिफरेंट कंपोजिशन मिलते हैं नेचर में, लाइक जिंक ओर्स और जितने बाय प्रोडक्ट्स हैं जिंक के उनको यूज करते हैं इसमें,
ठीक है। द जिंक प्रिकर्सर्स आर रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। तो जो ये जिंक के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पहले हीट किया जाता है और उससे जिंक को अलग किया जाता है, और उसमें हम जो सोर्स लेते हैं दैट इज कार्बन को लेते हैं, ताकि जो उसके प्रीकर्सर्स हैं वो कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएं और उससे फिर हीट करके जिंक वेपरप्स को उन बाय प्रोडक्ट्स से अलग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उनको ऑक्साइड करते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट प्रोसेस में करते थे। इनडायरेक्ट प्रोसेस में जिंक वेपरप्स को जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ऑलरेडी उससे रिएक्ट करा के जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करते हैं। ठीक है, बस जो फर्स्ट जिंक वेपरअप क्रिएट करने का प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है डायरेक्ट में। इसमें हम जो जिंक के प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं अवेलेबल हैं उनको यूज करके उसमें कार्बन इम्प्योरिटी डालते हैं, जिससे जो उसके प्रीकर्सर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं और जिंक जो है वो वेपरप्स के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसको जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर प्योरिटी द सोर्स मटेरियल द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑल्सो लोअर क्वालिटी। ठीक है, अब क्योंकि जो जिंक हमने इनडायरेक्ट में लिया था वो तो प्योरेस्ट फॉर्म में था, मेटालिक जिंक था, लेकिन यहाँ पे जो हमने जिंक लिया है वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है, वो किसी और उनके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, तो इसीलिए जो सोर्स मटेरियल है वो प्योर नहीं है, इसीलिए जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है डायरेक्ट प्रोसेस में वो भी लोअर क्वालिटी का, मतलब डिग्रेडेड क्वालिटी का होता है, जबकि जो इनडायरेक्ट प्रोसेस होती है उसमें जो जिंक ऑक्साइड मिलता है वो एक हाई क्वालिटी का जिंक ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रोसेस में। यहाँ पे हम जो मटेरियल ले रहे हैं ये इसकी कॉस्ट तो लो होगी, क्योंकि हम जो प्योर जिंक की जगह क्या ले रहे हैं, जो जिंक के और इम्प्योरिटीज वाले प्रोडक्ट हैं हम उसको यूज कर रहे हैं, तो ये इसकी कॉस्ट लो होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी भी लो होगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मेथड इज वेट केमिकल प्रोसेस। तो जो मोस्ट ऑफ द जिंक ऑक्साइड है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है, लेकिन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड आल्सो प्रोड्यूस विद वेट केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो स्मॉल अमाउंट होता है इसको वेट केमिकल प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है। अब क्योंकि ये वेट है, वेट केमिकल प्रोसेस दिया हुआ है, इसका मतलब जो जिंक होगा वो वेट फॉर्म में होगा, तो जिंक सॉल्ट्स यूज करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस यूज करते हैं जिनमें जिंक सॉल्ट होता है लिक्विड फॉर्म में, और फिर उससे जिंक कार्बोनेट या फिर जिंक हाइड्रोक्साइड को अलग किया जाता है। देन उस सॉलिड जिंक हाइड्रोक्साइड या जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेट करते हैं। कैल्सिनेट का मतलब होता है अलग करना, मतलब उसको प्योर फॉर्म में लेके आना, इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लेके आना, उसको कैल्सिनेट करते हैं, उससे जिंक ऑक्साइड को एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और उससे फिर जो वेपरस फॉर्म में मिलता है वो मिलता है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये है वेट केमिकल प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट मेथड इज लिबरेटरी सिंथेसिस। ठीक है, तो अगर हमें डिफरेंट कलर का, अभी तक हमने पढ़ा जो भी हमें जिंक ऑक्साइड हमने जो प्रोसेस पढ़े उसमें हमें व्हाइट जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते थे सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है, पाउडर के फॉर्म में। नाउ अगर हमें रेड या फिर ग्रीन जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करना है तो फिर हम लिबरेटरी सिंथेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, द रेड एंड ग्रीन कलर ऑफ दीज सिंथेटिक जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन वैकेंसीज। ठीक है, तो ये जो रेड और ग्रीन कलर होता है जिंक ऑक्साइड का वो हम कैसे मिलता है, अगर हम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज करें तो हमें रेड और ग्रीन कलर के जिंक ऑक्साइड सिंथेटिक जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, थिन फिल्म कैन बी प्रोड्यूस बाय केमिकल वेपर डिपोजिशन, और अगर थिन फिल्म प्रोड्यूस करनी है जिंक ऑक्साइड की तो वो केमिकल वेपर डिपोजिशन से कर सकते हैं, मेटल ऑर्गेनिक वेपर फेज एपिटैक्सी से कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड डिपोजिशन से, पल्सेट रेजर डिपोजिशन से, स्पैटरिंग से, सोल जेल सिंथेसिस से, एटॉमिक लेयर डिकम्पोजिशन से, और स्प्रे प्रेलोसिस से भी हम थिन फिल्म
प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम थिन फिल्म ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम डिफरेंट लाइक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड बनाने में, स्क्रीन बनाने में, डिस्प्लेस बनाने में यूज करते हैं। Ordinary white powder zinc oxide can be produced in the laboratory by electrolyze a solution of sodium bicarbonate with a zinc anode। ठीक है, और अगर हमें white ऑक्साइड प्रोड्यूस करना है लेबोरेटरी में तो हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जिंक एनोड के साथ, इसके सॉल्यूशन को जिंक एनोड के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी मेथड हो गया कि कैसे हम लैब में जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ द जिंक ऑक्साइड नैनो स्ट्रक्चर। अब जिंक ऑक्साइड नैनो स्ट्रक्चर कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं? नैनो स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ऑक्साइड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अ वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजीज इंक्लूडिंग नैनो वायर्स, नैनो रॉड्स, टेट्रापॉड्स, नैनो बेल्ट्स, नैनो फ्लावर्स, नैनो पार्टिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो नैनो स्ट्रक्चर होते हैं जिंक ऑक्साइड के, उनको नैनो वायर्स में, नैनो रॉड्स में, नैनो बेल्ट्स, नैनो फ्लावर्स, नैनो पार्टिकल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, नैनो स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन विद मोस्ट above mentioned techniques at certain condition and also with vapor of liquid solid method। ठीक है, तो जो अभी जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उन मेथड से नैनो स्ट्रक्चर को ऑब्टेन किया जा सकता है, साथ में वेपर लिक्विड सॉलिड मेथड से भी नैनो स्ट्रक्चर्स ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट नैनो टेक्नोलॉजीज में इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जिंक ऑक्साइड, फ्यूचर मटेरियल फॉर फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स भी इसको बोल सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी जो यूनिट 1 है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आप लोग ये बताएंगे कि आपको अगर जो नोट्स चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो अभी हमने जितने भी मटेरियल्स पढ़े हैं फ्रॉम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से लेके अभी तक, वो सब थियोरिटिकल हैं। ठीक है, अगर आपको उसकी थ्योरी नहीं मिल रही है तो आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आपको क्लास कैसे लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।